ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं मेरा। देखो, तो अब तक पता है हम लोगों ने 4 प्रोसेस पढ़ी, याद है? एक हमने पढ़ी थी आइसोबारिक प्रोसेस, एक हमने पढ़ी है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक हमने पढ़ी वो थी आइसोथर्मल प्रोसेस, और फाइनली हमने जो एक पढ़ी थी वो थी एडियाबैटिक। और याद है इन सब में एक एक चीज अलग अलग है। देखो क्या है, आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक में नेट हीट सप्लाइड कितना होता है, 0। एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल क्यू 0 होता है, मतलब ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर आती है, ना अंदर की कोई हीट क्या होती है, सिस्टम से बाहर जाती है। तो ये सब तुम्हें याद रखना है। आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आइसोकारिक में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0। याद है आइसोथर्मल में कितना वर्क होता है, एन आर टी लॉग V2/V1, और एडियाबैटिक में कितना वर्क होता है, nRT2 माइनस nRT1/1 माइनस गामा। तो ये चारों चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना? तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, पहले उस क्वेश्चन को तुम समझना। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ गैस है और कांस्टेंट है R। मान लो इस कंटेनर के अंदर प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, और टेम्परेचर है T। और मान लो कि मैंने इसके ऊपर कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी। क्या करी, मैंने एक आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, मैंने एक आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर प्रेशर है P, कंटेनर का वॉल्यूम है V, कंटेनर के अंदर टेम्परेचर है T, नंबर ऑफ मोल्स आपको n दे रखे। मैंने इस कंटेनर पे क्या किया, मैंने इस कंटेनर पे एक आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। तो आपको बताना है कि नया प्रेशर क्या होगा, नया वॉल्यूम क्या होगा, नया टेम्परेचर क्या होगा। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी। क्या करी, आइसोकोरिक प्रोसेस करी और मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया। तो अब आपको बताना है कि फाइनली प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा। देखो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपका प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। तो आप क्या लिखोगे, PV इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन नंबर 1। अब तुम ध्यान से देखो, क्या किया आपने, एक आइसोबारिक प्रोसेस करी। आप मुझे बताओ आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। तो प्रेशर तो आपका उतना ही रहेगा, कॉमा, वॉल्यूम डबल कर दी। तो पहले वॉल्यूम V थी, अब वॉल्यूम कितनी हो गई, 2V। और अब आपको बताना है कि नया टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि आइसोबारिक है तो प्रेशर तो पता पड़ गया, मैंने खुद दे रखा है वॉल्यूम डबल है तो V को मैंने 2V लिख दिया। लेकिन अब टेम्परेचर कितना होगा, तो मान लो टेम्परेचर है T डैश। तो वापस आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो क्या होगी, PV इक्वल टू nRT, लेकिन प्रेशर P है, वॉल्यूम कितना है 2V, इक्वल टू nRT डैश। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप 1 और 2 को डिवाइड करो, देखो क्या आता है। तो 1 को लिखो PV इक्वल टू nRT, और 2 को यहां पे नीचे लिखो 2PV, और नीचे आ जाएगा nRT डैश। nR से nR गया, PV से PV गया, तो आपका T डैश किसके बराबर आया, 2T के। क्योंकि आपका T डैश क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर गया, आपका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आया, तो T डैश कितना आया, 2T। तो आपका नया टेम्परेचर कितना आ गया, 2T आ गया। तो T डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2T लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ो, अब लिखा हुआ है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आप मुझे बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। तो पहले 2V थी, तो अब भी कितना है, 2V।
लेकिन अब आपने क्या किया, टेम्परेचर डबल कर दिया। तो पहले 2T था, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4T। अब मुझे पता करना है कि अब मेरा प्रेशर कितना होगा। तो मान लो प्रेशर है P डैश, तो यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो प्रेशर वॉल्यूम कितना है 2V इक्वल टू NR 4T, और इसके नीचे पुरानी वाली इक्वेशन लिखो PV इक्वल टू NRT, और इन दोनों को डिवाइड करो। तो आपको क्या करना है, हमेशा इक्वेशन लिख के शुरुआत वाली से डिवाइड कर दो। तो NRT से NRT गया, P तो रह जाएगा, V से V चला गया, तो आपका क्या बचा, देखो आपका बचा 2P डैश इक्वल टू 4P। ये आया, यहां का जो P था वो ऊपर गया, 4 था, तो ये गया, तो आपका P डैश कितना आया, 2P। तो आपका नया प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P 2V 4T, है ना। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको हर स्टेप को अलग से सॉल्व करना है। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ यहाँ पे टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ, देखो मान लो इस प्रोसेस में वर्क हुआ W1, इस प्रोसेस में वर्क हुआ W2, तो W1 प्लस W2। और अगर तुम भूल गए हो तो आइसोबारिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ, पहली वाली प्रोसेस आइसोबारिक है, तो प्रेशर कितना है P, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, देखो 2V था, पहले V था, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 2V माइनस V, प्लस दूसरी आइसोकोरिक है, उसमें वर्क कितना होता है 0, तो आपका टोटल वर्क कितना हुआ, PV। ये आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से अप्रोच करके सॉल्व करना है। अब इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो यार, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अब आप क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट है, वात्सल्य कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले एक आइसोबारिक प्रोसेस हुई, फिर एक आइसोकोरिक प्रोसेस हुई। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। सपोज करो कि ये कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल्स n है, कांस्टेंट है R। मान लो पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। मैंने क्या किया, मैंने पहले एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम प्रेशर डबल कर दिया। क्या डबल किया, प्रेशर डबल किया। तो आपको बताना है कि अब प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। तो अब आपको बताना है कि फाइनली प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, और आपको बताना है कि टोटल वर्क कितना हुआ। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग, चेक करो। पहले PVT था, नंबर ऑफ मोल्स n थे, कांस्टेंट R था। पहले मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी, तो आप खुद सोचो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर को मैंने डबल कर दिया। फिर मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो फाइनली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना होगा और टोटल वर्क डन कितना होगा, आपको वो भी निकालना है। कितना होगा, करो ट्राई तो करो। प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। पहले आइसोकोरिक प्रोसेस हुई, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम, तो बाद में भी वॉल्यूम कितना रहेगा, V। प्रेशर डबल कर दिया, तो प्रेशर कितना कर दिया, 2P। अब आपको बताना है कि नया टेम्परेचर कितना होगा। मान लो नया टेम्परेचर है T डैश, तो एक मैंने तुम्हें क्या बोला, एक बार तो शुरुआत में आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, PV इक्वल टू NRT। एक बार यहां के लिए लिखो, तो प्रेशर की जगह 2P, वॉल्यूम की जगह V, यहां पे आ जाएगा NRT डैश, और इसके नीचे पुरानी वाली लिखो PV, और इधर आ जाएगा NRT। तो PV से PV गया, NR से NR गया, तो T डैश कितना आया, 2T। तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 2T। फिर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस करी, मतलब टेम्परेचर तो उतना ही रहने वाला है, वॉल्यूम डबल कर दिया, तो वॉल्यूम 2V हो गया। अब मुझे प्रेशर निकालना है, तो मान लो प्रेशर है P डैश, तो वापस आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, प्रेशर की जगह प्रेशर, वॉल्यूम कितनी होगी 2V इक्वल टू NR, टेम्परेचर कितना है 2T, और इसके नीचे पुरानी वाली लिखो PV और NRT।
तो आपका NR से NR गया, T से T गया, और V से V गया, और आपका 2 से 2 गया, तो P डैश किसके बराबर आया? P के। तो प्रेशर कितना हो गया? P। ये आ गया। और मान लो यहाँ वर्क डन W1 है, यहाँ वर्क डन W2 है, तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा? W1 प्लस W2। पर आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है? 0। और आइसोथर्मल में NRT, लेकिन यहाँ पे T को क्या पुट करोगे? 2T, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रही है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है? 2T। और यहाँ पे लॉग के ब्रैकेट में क्या आएगा? फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो 2 से V से भी गया, तो आपका आंसर कितना आया? 2nRT log 2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो यार। अनुष्का कोई डाउट है? ध्रुव कोई डाउट है? शिवांश कोई डाउट है? वात्सल्य कोई डाउट है तो पूछो कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। ध्रुव, वर्क डन के फॉर्मूले तेरे को याद रखने पड़ेंगे। देख, आइसोबारिक का वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, P, और ब्रैकेट में आएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। आइसोथर्मल में NRT log V2/V1। N मतलब नंबर ऑफ मोल, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, log फाइनल वॉल्यूम कितनी है अपॉन इनिशियल कितनी है। एडियाबेटिक में NRT2 माइनस NRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। देखो वर्क के फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ। तो अगर आपको मान लो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है तो वर्क कैसे निकालते? देखो, अब तुम सब ध्यान से इस चीज को समझना। अगर मान लो कि आपका पीवी ग्राफ ऐसा है, मतलब ये आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, ना तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है ना आपका प्रेशर घट रहा है। उसी तरीके से मान लो कि आपका पीवी ग्राफ ऐसा है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो ये किसका ग्राफ है? आइसोकोरिक का। क्यों? क्योंकि ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है। अगर आपका पीवी ग्राफ मान लो ऐसा है, इस तरीके से, मतलब ऐसा बैठा हुआ है, कर्व है, तो याद रखना ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। और मान लो कि आपका ग्राफ ऐसा है, जो थोड़ा खड़ा ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ है? एडियाबैटिक का। किसका ग्राफ है? एडियाबैटिक का। तो आइसोबारिक का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब वॉल्यूम के पैरेलल। आइसोकोरिक का प्रेशर के पैरेलल। आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व होता है पर बैठा हुआ होता है। एडियाबैटिक का कर्व होता है पर ऐसे खड़ा हुआ होता है। और चारों के वर्क डन के फॉर्मूले तुम्हें पता है। तो आपको ग्राफ देख के पता पड़ना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस प्रोसेस के बारे में है ना? तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल का बैठा हुआ होता है, एडियाबैटिक का ऐसे खड़ा हुआ होता है। तो जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें एक प्रोसेस दूं, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है? आप जहां से चालू करते हो ना, साइकिल बनती है और आप वापस वहीं पहुंच जाते हो। जैसे मान लो ये P है, ये V है। पहले आप 1 से लेके 2 पे गए, फिर मान लो आप 2 से लेके 3 पे गए, फिर मान लो आप 3 से लेके 4 पे गए, और मान लो कि आप फिर 4 से वापस किस पे आ गए? 1 पे। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पूछूं कि बताओ 1 से लेके 2 कौन सी प्रोसेस है, 2 से लेके 3 कौन सी प्रोसेस है, 3 से लेके 4 कौन सी प्रोसेस है, और 4 से लेके 5 कौन सी प्रोसेस? तो आप मुझे बताओ। देखो देखो ध्यान से देखो, 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है? सोचो, 1 से लेके 2 तक अगर आप जा रहे हो तो ना तो आपका वॉल्यूम घट रहा है ना आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 1 से लेके 2 कौन सी है? आइसोकोरिक। 2 से लेके 3 ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये कौन सी है? आइसोबारिक। इसका ग्राफ खड़ा है और कर्व है, मतलब ये कौन सी है? एडियाबैटिक। और फाइनल ग्राफ देखो वापस किसका है? आइसोबारिक। लेकिन तुम ध्यान से देखना,
1 से लेके 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी 2 से लेके 3 में, देखो 2 से लेके 3 में आपका ग्राफ कैसा है, ऐसा, तो आपका वॉल्यूम पहले तो इतना था, अब बढ़ रहा है, तो 2 से लेके 3 क्या है, आपका आइसोबारिक एक्सपांशन। 2 से लेके 3 कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक एक्सपांशन। आप ध्यान से देखो 3 से लेके 4 में भी आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऐसे बढ़ता है, तो ये भी क्या है, एक्सपांशन। लेकिन 4 से लेके 1 में आपका वॉल्यूम घट रहा है, तो ये क्या है, कंप्रेशन। और अगर एक्सपांशन हुआ है तो कंप्रेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जहां पे चालू हुए आप घूम के वापस वहीं पे आ गए। तो आपका 1 से लेके 2 आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो ना एक्सपांशन ना कंप्रेशन। तो अगर आपका एरो ऐसा है मतलब एक्सपांशन, अगर एरो पीछे की तरफ है तो कंप्रेशन। तो ये है, इसमें किसी को कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। तो 1 से लेके 2 आइसोकोरिक, 2 से लेके 3 आइसोबारिक, 3 से लेके 4 एडियाबैटिक, 4 से लेके 1 आइसोबारिक। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ध्रुव, अनुष्का, वात्सल्य, कोई डाउट है इसमें कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी प्रोसेस कौन सी है? ध्रुव कहाँ समझ में नहीं आया बेटा, देखो देखो याद रखना पड़ेगा आपको, लास्ट क्लास पढ़ के आनी पड़ेगी। ये ग्राफ मैंने पहले भी करा रखे हैं। तो यहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, यहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, अगर आपका ग्राफ बैठा हुआ है तो आइसोथर्मल, अगर आपका ग्राफ स्लैंट है मतलब खड़ा हुआ है तो एडियाबैटिक। तो बस आपको इस ग्राफ में कंपेयर करना है, ये ग्राफ बैठा हुआ है, ये आपका इस तरीके से, तो 1 से लेके 2 आइसोकोरिक, 2 से लेके 3 आइसोबोरिक, 3 से लेके 4 एडियाबैटिक, क्योंकि आपका ग्राफ खड़ा है, और 4 से लेके 1 वापस क्या हो गया, आइसोबारिक। ठीक है, देखो तो अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में आप जहां से चालू करते हो वापस घूम के वहीं आ जाते हो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक एक काम करो, एक आइडेंटिफिकेशन तुम कर लो ध्रुव, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये पी है, ये वी है। मान लो एक ग्राफ में तुम्हें देता हूं इस तरीके से, मान लो कि एक ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे बैठा हुआ है, और फिर ऐसे जा रहा है। तो मान लो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और ये 1 है। तो आप मुझे बताओ 1 से 2 कौन सी है, 2 से 3 कौन सी है, 3 से 4 कौन सी है, 4 से 5 कौन सी है, और 5 से 1 कौन सी है? तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। 1 से लेके 2 में क्या कांस्टेंट है चेक करो, 2 से लेके 3 में क्या कांस्टेंट है चेक करो, 3 से 4 में वापस क्या कांस्टेंट चेक करो, फिर 4 से 1 में, 4 से 5 में क्या कांस्टेंट है चेक करो, और फाइनली 5 से लेके 1 तक। तो 1 से 2 आपकी आइसोकोरिक है, क्योंकि 1 से लेके 2 में ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है। ध्यान से देखो 2 से लेके 3 आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कौन सी हो गई, आइसोबारिक। 3 से 4 वापस क्या है, आइसोकोरिक। 4 से 5 ग्राफ बैठा हुआ है मतलब कौन सी है, आइसोथर्मल। और 5 से 1 वापस कौन सा है, आइसोबारिक। और अगर आपका एरो उधर की तरफ है मतलब एक्सपांशन, तो 1 से 2 तो कॉरिक में तो कुछ हो नहीं सकता, 2 से 3 आपका एक्सपांशन है, 3 से 4 वापस कॉरिक है मतलब ही नहीं है, 4 से 5 वापस क्या है, एक्सपांशन, और 5 से 1 एरो पीछे है मतलब क्या है, कंप्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, वर्क डन इन आइसो, सॉरी वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कितना होता है। तो याद रखना, अगर आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो प्रेशर और वॉल्यूम, और मान लो आपके पास प्रोसेस इस तरीके से है कि ये 1 है, पहले आप 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 आए, फिर 3 से 1 आए। याद रखना, अगर आपकी साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, तो आपका वर्क कौन सा होता है, ये अंदर वाला एरिया। तो एरिया एनक्लोज्ड अंडर साइकिल ऑफ पीवी ग्राफ
इज वर्क डन। तो अगर तुम्हारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक का मतलब है कि आप जहां से चालू हुए, पहले 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 आए, फिर वापस 3 से 1 आए, तो जहां से चालू हुए घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो क्या बन गई? साइकिल बन गई। तो याद रखना, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस, कि आप जहां से चालू हुए आप घूम के वापस वहीं पे आ गए। तो यहां पे वर्क कैसे निकालते हैं? ये तो अंदर वाला एरिया होता है ना, अंदर वाला एरिया एनक्लोज्ड अंडर साइकिल ऑफ पीवी ग्राफ इज वर्क डन। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो, है ना। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल कराता हूं। तो देखो, तुम एक एग्जांपल समझना, अगला तुम करना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पीवी ग्राफ है, और मान लो तुम्हें पीवी ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। मान लो यहां वॉल्यूम V1 है, ये P1 है, ये P2 है। मान लो ये पॉइंट 1 है, पहले 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 3 पे आए, फिर 3 से 4 पे आए, फिर 4 से 1 पे आए। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ यहां पे वर्क कितना हुआ। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अंदर वाला एरिया निकालना पड़ेगा। और यहां पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे वर्क कितना होगा? देखो ध्यान से, देखो लेंथ कितनी है। यहां से लेके यहां तक आपका V2 है, और यहां से लेके यहां तक V1 है। तो ये बीच वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। उसी तरीके से ये आपका P1 है, और ये पूरा आपका P2 है। पर मुझे तो खाली ब्रेड्थ चाहिए, तो आपकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? P2 माइनस P1। तो आपका वर्क कितना आएगा? P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। बस, आपको चारों प्रोसेस का अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप निकालोगे ना तो भी आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। क्या आने वाला है? P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में आपके पीवी के अंदर जो एरिया होता है ना, अंदर वाला ये वाला एरिया, यही आपका क्या होता है? यही आपका वर्क होता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक साइकिल है, वो ऐसी है, P है, V है। मान लो .1, .2, .3। पहले 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 आए, फिर 3 से 1 है। मान लो यहां पे वॉल्यूम V1 है, मान लो यहां वॉल्यूम V2 है, यहां प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर P1 है। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे वर्क कितना हुआ। चेक करो सब क्या आंसर आ रहा है सबका। कितना आएगा इसका आंसर? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको बताना है कि यहां पे कितना नेट वर्क हुआ। वर्क मतलब ये जो साइकिल के अंदर वाला एरिया है वो कितना होगा, वर्क चेक करो। यहां से लेके यहां की दूरी V2, ये दूरी कितनी है? नीचे वाली V1, है ना। ये नीचे वाली कितनी है? V1। तो ये कितना बचा? V2 माइनस V1। उसी तरीके से ये दूरी कितनी है? P1। ये टोटल दूरी कितनी है? P2। तो आप मुझे बताओ ये कितना बचा? P2 माइनस P1। तो आपका वर्क क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? V2 माइनस V1। हाइट कितना है? P2 माइनस P1। क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये आपका आंसर है। अब तुम्हें डाउट है तो अब तुम मुझे पूछ सकते हो। तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि सर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, हमें समझ में नहीं आया। डाउट है तो पूछ लो।
कोई डाउट है अनुष्का? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कैसे निकालते साइक्लिक प्रोसेस में वर्क। फिर मैंने तुम्हें पता है, अब से मैं तुम्हें हर बार मैसेज में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भेजूंगा कि ये तुम्हें करने, वो तुम्हें ट्राई करने होंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि मान लो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। व्हाट इफ प्रोसेस इज नॉट साइक्लिक। तो मान लो कि आपकी जो प्रोसेस है वो साइक्लिक नहीं है, तो तुम क्या करोगे? देखो बहुत आसान है। सपोज करो कि आपका इस तरीके का काम है, मान लो आपका ऐसा है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर साइक्लिक नहीं है तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। साइकिल है तो बीच में जो है वो, और साइकिल नहीं है तो फिर ये नीचे वाला एरिया, ये आपका वर्क होगा। बस ये तुम याद रखना, ठीक है। तो साइकिल है तो बीच वाला, साइकिल नहीं है तो ग्राफ और वॉल्यूम के बीच में जो एरिया है वो वाला तुम्हें निकालना है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप ये लिख लो अपनी कॉपी में, ऐसा डायग्राम बना के लिख लो, तो किसी को थ्योरी नहीं है, इसको लिख लो। अगर एग्जाम में आ जाए कि साइक्लिक नहीं है तो क्या करो? साइकिल है तो अंदर वाला, साइकिल नहीं है तो बाहर वाला। कौन सा बाहर वाला? तो ग्राफ और वॉल्यूम के बीच का जो एरिया है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो अपनी कॉपी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल यू इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0। इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, अब तुम समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। मान लो मैं चालू हुआ 1 से, पहले मैं 1 से 2 पे गया, फिर 2 से मैं 3 पे आया, फिर 3 से वापस 1 पे आ गया। तो पहले मैं 1 पे था, मान लो जब टेम्परेचर T1 था, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? N/2 FR/T1, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब फाइनल, अब 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से वापस 1 पे आ गए, तो आपका शुरू में टेम्परेचर T1 था, तो प्रोसेस खत्म होने के बाद भी कितना है? T1 ही है। तो फाइनल भी कितना है? N/2 FR/T1। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये कितना आ गया? 0 आ गया। क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आप जहां पे चालू करते हो आप घूम के वापस वहीं पे आ जाते हो। तो जो टेम्परेचर पहले था बाद में भी वही है, तो मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी बाद में भी उतनी है। तो चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में? 0। तो याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इस लाइन को लिख लो, और चाहो तो ये डायग्राम और बना के लिख लो। देखो तुम्हें कंसेप्ट समझना आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर तुम्हें ये रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब आप 1 से चालू हो गए 2 पे गए, 2 से 3 पे आए, 3 से वापस 1 पे आ गए, तो जितनी पहले थी बाद में भी उतनी है। तो आपका चेंज कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो बस एक लास्ट चीज देख लो अब, क्योंकि आज काफी लोग एबसेंट है। आई डोंट नो, आई थिंक सकराते, पता नहीं क्या है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू नहीं करूंगा क्योंकि लंबा है, तो एक साथ ही चालू करूंगा। तो याद है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ा था, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस में, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, डेल यू क्या होता है? 0। तो डेल क्यू किसके बराबर आ गया? डेल डब्ल्यू के। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में जितना नेट वर्क हुआ उतनी नेट हीट भी सप्लाइड हुई। तो नेट हीट एक्सचेंज, तो एक साइक्लिक प्रोसेस में नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो ये सारी लाइंस आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में
नेट हीट एक्सचेंज और नेट वर्क डन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो अब, क्योंकि सेकंड लॉ, सीपीसीवी और केटीजी, वो तीनों अब मैं एक साथ ही चालू करूंगा। अब तुम में से कोई डाउट तो पूछो। देखो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में मैं तुम्हें असाइनमेंट के साथ वो भी भेजा है, फर्स्ट लॉ का असाइनमेंट, वो भी तुम्हें करना है। आज मैं तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस की शीट भेज रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो ट्राई करो, है ना। तुम न्यूमेरिकल करोगे तो तुम सीखोगे यार, वरना नहीं सीखोगे, है ना। मैं कितना भी पढ़ा लूँ कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो तुम न्यूमेरिकल करा करो, ये सब थियोरी तो तुम्हें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय यार।